ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावती सुर छेड़न वाले वैगनर समूह के मुखी येवगेनी प्रिगोजिन की एक जहाज़ हादसे में हुई मौत। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी प्रतिक्रिया। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स के विस्तार का किया ऐलान। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समेत 6 होर देश ब्रिक्स के विच होए शामिल। राष्ट्रपति अहुदे की पहली बहस के विच रिपब्लिकन पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गैर मौजूदगी के बावजूद बने रहे चर्चा का विषय। जापान ने फुकुशिमा परमाणु पावर प्लांट तो ट्रीटेड रेडियोएक्टिव पानी छड्डना शुरू किया। चीन ने कहा है कि जापान की यह योजना बहुत ही स्वार्थी और गैर जिम्मेवाराना। मिजोरम पुल हादसे में पश्चिमी बंगाल के 23 मजदूरों के मरण का खदशा। 18 लाशां कीतियां गईयां बरामद। तेणु खबरां विस्तार दे नाल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावती सुर छेड़न वाले वैगनर समूह के मुखी येवगेनी की एक जहाज़ हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा उस वेले वापरिया जदों एक जहाज़ रूस के ट्यूवेर शहर के विच क्रैश हो गया। हालांकि अजे तक ये स्पष्ट नहीं होया कि जहाज़ नूं मार गिराया गया जां यह हादसा सी। रूसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने मृतकों की सूची विच वागनर ग्रुप के सह संस्थापक दमित्री का नाम भी शामिल किया है। प्रिगोजिन तो इलावा 6 होर यात्रियों और चालक दल के 3 मैंबरों के नाम भी मरण वालों की गिणती में शामिल किए गए हैं। जहाज़ हादसे में मारे गए सारे 10 लोगों दी लाशां बरामद कर लिया गई हैं और हादसे वाली थां तो जहाज़ का मलबा भी बरामद कर लिया गया है। एमरजेंसी सेवावां का हवाला देंदे हुए समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने कहा है कि जहाज़ की तलाशी मुहिम पूरी हो चुकी है। तो उधर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना उत्ते प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो इस खबर तो बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं कि वैगनर समूह के मुखी की जहाज़ हादसे में मौत हो सकती है। बाइडेन ने कहा है कि मैं सचमुच नहीं जानता कि की होया है, पर मैं इस खबर तो बिल्कुल भी हैरान नहीं हाँ। पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि जेकर मैं येवगेनी प्रिगोजिन की थां उत्ते हुंदा तां मैं हर वक्त चौकस रहिंदा अते इत्थों तक ध्यान रखदा कि मैं की खा रहा हाँ। वाइट हाउस की राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद की स्पोक्सपर्सन एड्रियन ने कहा है कि प्रिगोजिन की अचानक मौत की पुष्टि होने उत्ते किसी नूं भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. Do you think Putin was responsible? There's not much that happens when Russia and Putin not behind, but I don't know enough to know the answer. अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ 2024 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ट्रंप का यह दावा भी काफ़ी मजबूत मन्निया जा रहा है, पर उन्होंने बुधवार को हुई बहस के हिस्सा नहीं लिया। हालांकि इसके बावजूद ट्रंप रिपबलिकन पार्टी के समर्थकों विचाले चर्चा का विषय बने रहे। मेरी जानकारी के अनुसार चल रही जीओपी बहस के विच रिपबलिकन राष्ट्रपति अहुदे के उम्मीदवार को पूछा गया है कि वह साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करनगे भावें वह कानूनी कार्रवाई के विच दोषी सिद्ध हो जाण। इस तो बाद उन्होंने कहा गया कि जेकर वो ट्रंप का समर्थन करते हैं तो हथ उठा के उन्होंने समर्थन कर। जिस तो बाद 8 विचों 7 रिपबलिकन ने राष्ट्रपति अहुदे के उम्मीदवार के लिए ट्रंप का समर्थन किया। You have Ron DeSantis, you've got Tim Scott, you've got Mike Pence. They all voted to raise the debt, and Donald Trump added $8 trillion to our debt. And our kids are never going to forgive us for this. And so at the end of the day, you look at the 2024 budget, Republicans asked for $7.4 billion in earmarks. Democrats asked for $2.8 billion. So you tell me who are the big spenders. I think it's time for an accountant in the White House. I'm incredibly proud of the record of the Trump-Pence administration. I mean, in
4 short years, we rebuilt our military. We revived our economy. We unleashed American energy. And we appointed 3 conservatives to the Supreme Court that gave the American people a new beginning for the right to life. I've had enough already tonight of a guy who sounds like ChatGPT. Someone's got to stop normalizing this conduct. Okay? Now, whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong, the conduct is beneath the office of President of the United States. Okay? President Trump, I believe, was the best president of the 21st century. It's a fact. And Chris Christie, honest to God, your claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance and grievance against one man. This election is not about January 6th of 2021. It's about January 20th of 2025, when the next president is going to take office. I know what the Democrats would like to do. They want to talk about all these other issues, but we've got to focus on your future. We've got to focus on reversing the decline of our country. Right. Obviously, I'm not going to support somebody who's been convicted of a serious felony or who is disqualified under our Constitution, and that's consistent with RNC rules, and I hope everybody would agree with me. When it comes to whether President Trump should serve or not, I trust the American people. Let them vote. Let them decide. But what they will tell you is that it is time for a new generational conservative leader. We have to look at the fact that 3/4 of Americans don't want a rematch between Trump and Biden. And we have to face the fact that Trump is the most disliked politician in America. We can't win a general election that way. China is the number one threat to our country, and every minute that these 8 candidates spend talking about the past instead about the future is time that is just you know who loves it? Biden loves it, but China loves it when we're talking about the past. Okay. ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਪਕੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 4 ਵਾਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ 7800 ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਆਈਜ਼ੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ 26 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਰੇ 26 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗੈਂਟਰੀ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰੰਗ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੈਰਵੀ ਸੈਰਾਂਗ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 130 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 18 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯਹੂਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਗੈਂਬਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਲਕਾ ਲੀਫਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ
ਲੀਫਰ ਨੂੰ 2 ਭੈਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 18 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੀਫਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 18 ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Today's ruling of 15 years recognises the harm and pain that Mal Khalifa caused each one of us to suffer over so many years. Trauma from sexual abuse is a lifelong sentence. While no amount of years will ever be sufficient, we are so relieved that Mal Khalifa is now in prison for 15 years and cannot prey on anyone else. This has been one of the most traumatising, destabilising and awful, painful paths to justice. But today really marks the end of this chapter of our lives and opens the chapter to us healing. She has shown no remorse the entire process. I have looked at her so many times on the screen trying to read her. There is no remorse, so I do not believe for a minute that she will not reoffend if she has the opportunity to. ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। As the 5 BRICS countries, we have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria and procedures of the BRICS expansion process, which has been in discussion for quite a while. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. We value the interests of other countries in building a partnership with BRICS. We have tasked our foreign ministers to further develop the BRICS partner country model and a list of prospective partner countries and report by the next summit. Today we will be hosting leaders from Africa and the Global South in the BRICS Africa Outreach and the BRICS Plus Dialogue. This is so that we can have an inclusive dialogue on key issues affecting developing economies and identify actions that we can take together towards a more equitable, inclusive and representative world. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨਾਬਿਸ ਮਤਲਬ ਭੰਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਗ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਅਤੇ 745 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 44 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੇਤ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੇਬਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਬਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। और उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं हुआ और हमने उसके अंदर सदा की थी कि अगर आप डिसाइड नहीं करें दरख्वास्त वापस दे दें। तो ये जो ट्रायल चला है, ये जो कंप्लेंट चली है, ये तो उस फैसले के ऊपर, अगर जो फैसले को हमने चैलेंज किया था उसके ऊपर अगर पिटिशन के ऊपर फैसला आ जाता तो ये सारा ट्रायल ही ना होता। और अगर ये मेंटेनेबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन हमारा जो कानून के मुताबिक सुन लिया जाता तो ये सज़ा कभी ना होती। और दूसरा ये है कि अगर दरमियान में गवाहों को पेश करने का मौका दिया जाता, उनको डिफेंस का मौका दिया जाता। 342 की स्टेटमेंट भी वो ये बंदूक की नोक के ऊपर उनसे ली गई, जबकि उन्होंने बार बार सदा की कि मुझे मुकम्मल तैयारी का टाइम दिया जाए। गवाह अगर एक रिजेक्ट करते हैं तो दूसरे गवाहों को तो मौका देना चाहिए ना कि ये मुनासिब नहीं, गवाह आप एक नई लिस्ट दे दें जिसमें फॉर एग्जांपल हमने दिए थे आगे सरकारी गवाह हमने देने थे, तो हमने लिस्ट बाकायदा देनी थी। तो जब एक मौका ही नहीं दिया गया उस केस के अंदर, तो उस केस की जो ऑर्डर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। जिस वक्त ये सुना जाएगा इंशाल्लाह खान साहब की सज़ा तो सस्पेंड होगी और जो अपील है वो भी उनकी एक्सेप्ट होगी। आमिर फारूक साहब के कंडक्ट को किस तरह से देखते हैं आप? तो इन पर भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो जब तक ये फैसला नहीं देंगे तब तक तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती। क्या है कानून में, क्या ऑप्शन बचते हैं आप लोगों के पास? किस तरह से जी? आमिर फारूक साहब पर आप अदम एतमाद कर चुके हैं, जब तक ये केस नहीं निपटाते तब तक आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। जिस तरह आज लतीफ़ कोस्ता ने कहा कि आप खिलाफ फैसला दे दें हम ताकि सुप्रीम कोर्ट जा सकें। देखिए इस फैसले को तो चैलेंज तब किया जाएगा ना जब फैसला आएगा। जी जी। दूसरा ये है कि उनके ऊपर अदम एतमाद के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी, वो खारिज हो गई थी। ठीक है। हमको सुने बगैर उसको हमने चैलेंज नहीं किया, वो भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि हम ये चाह रहे हैं इस वक्त कि खान साहब जल्दी से बाहर आएँ, बजाय ये कि हम इस चक्कर में पड़े रहें कि वो कोर्ट सुने या ये कोर्ट सुने, वो डिसीजन देते देते उन दरखास्तों के ऊपर टाइम लग जाएगा। आज भी आपने देखा कि हम इस चीज़ के ऊपर पुश नहीं कर रहे थे कि बुखला मिले या ना मिले, हम ये कह रहे थे कि खान साहब की ज़मानत हो, जब ज़मानत हो जाएगी तो मुलाकात की तो फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा नईम साहब, आखिरी सवाल ये लीजिएगा, कानून के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक के पास कितना इख्तियार है कि इस केस को कितना लंबा लेके जा सके? कानून के मुताबिक तो जो आपके सामने पहले नज़ीरे हैं, जो फैसले हैं, ये जिस दिन समाअत के लिए फ़िक्स हुआ था दूसरे तीसरे दिन नहीं इसका फ़ैसला दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने की डेट दे दें, ठीक है, तो उनको उनके पास इख्तियार है, वो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ। और जिस तरह की सूरत हाल है कि जिस तरह से केस के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी की गई या जो केस बनाया गया, केस के अंदर जान नहीं है, तो जब केस है ही इस तरह से बना हुआ और एक इंटरनेशनल लीडर जिसको आपने अंदर एक ऐसे बेगुनाह केस के अंदर रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अगर मिला के देखी जाएँ तो ये 1 घंटे के अंदर भी 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाना चाहिए था और फ़ौरन इसके ऊपर फैसला आना चाहिए था। उस हवाले से ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਧੁੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਧੁੰਦੇ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਕੰਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਧੁੰਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਧੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ।
इस घटना तो बाद जथेदार सिंह साहब ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह का बयान आया। उन्हें इस घटना की सख्त शब्दों में निंदा की। इस मौके उन्हें पाकिस्तान सरकार नूं सिखां दे इस मामले में तुरंत दखल दे के सिखां की सुरक्षा यकीनी बनाउण लई कहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तो 30-35 साल पहला अफगानिस्तान दे विच काबल दे विच कंधार दे विच वजीराबाद दे विच कोई 1.5 ਲੱਖ सिख जिहड़ा है वो वास करदा सी ते अफगानिस्तान के इतिहासक गुरुद्वारियां की सेवा संभाल हुंदी सी। उत्थे माहौल खराब होया, सिखां की टारगेट किलिंग की गई, बहुत सारे सिख जिहड़े है वो अफगानिस्तान दे विचों निकलने शुरू होए ते अज उत्थे 5-7 परिवार बाकी रह गए। फिर पाकिस्तान के केपी दे विच सिखां दा कतल जिहड़ा है करन दा सिलसिला शुरू होया। सिख पेशावर तो या केपी के इलाके तो पाकिस्तानी पंजाब दे विच आके वसने शुरू होए, पंजा साहब दे विच आके वसे, ननकाना साहब दे विच आके वसे, लाहौर दे विच आके वसे ते सिखां ने अपने कारोबार स्थापित किए। कि हुण 2-3 दिन पहला फिर रावलपिंडी के अंदर पंजा साहब के अंदर सिखां नूं धमकियां भरे पत्थर जिहड़े है वो मिले ने, जिहदे विच उन्हां नूं कहा कि जां तां तुसीं मुसलमान बन जाओ तो जां तुसीं फिर इस पाकिस्तान नूं छड्ड के चले जाओ। मैं समझदा कि ये बहुत मंदा ते भैड़ा जिहड़ा है वो वरतारा है। पाकिस्तान सरकार नूं सिखां दे मान दी, सिखां दे जान दी, सिखां दे माल दी राखी करनी चाहिए और भारत सरकार नूं भी दखलअंदाजी इस मामले दे विच करनी चाहिए। बाहर साड़ियां जिहड़ियां गुरुद्वारा कमेटियां जां संस्थावां ने उन्हां नूं भी अपने अपने मुल्कां दीयां सरकारां नूं कहना चाहिए कि पाकिस्तान दे अंदर घट गिनती दे विच रह रहे सिखां दी जिहड़ी है वो जनमाल दी राखी जिहड़ी है वो जरूर की जाए। भारत सरकार भी जिहड़ा है वो दखलअंदाजी करके सिखां दी जिहड़ी है जनमाल दी राखी दे लई अगे आवे। ये वरतारा जिहड़ा है जो भी ये धमकियां भरे पत्थर देण दा पाकिस्तान दे विच ਚੱਲਿਆ रावलपिंडी दे विच जां पंजा साहब दे विच, ये बेहद मंदभागा है और निंदायोग है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 हटण तो बाद लोकां दा काफ़ी माड़ा हाल है ते सरकार लोकां उत्ते टैक्स ते टैक्स ठोक रही है, जिस कारण लोकां विच काफ़ी रोस है। अज यूथ नैशनल कॉन्फ्रेंस दे वल्लों एक प्रदर्शन भी कढ़िया गया जिस विच लोकां ने भाजपा सरकार की धक्केशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद की ते मांग की है कि लोकां नूं लुੱਟਣ वाले इन्हां टोल प्लाजिਆਂ ਨੂੰ बंद किया जाए ਅਤੇ लोकां नूं मुढ़लियां सहूलतां दित्तियां जाण। आज का ये जो प्रदर्शन है ये यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ये गुंगी बैरी सरकार जिसने गरीबों का खून चूसा, जिस सरकार ने 370 टूटने के बाद आम जनता को बड़े बड़े वादे कर कर गुमराह किया, जिस सरकार ने गरीब को 500 की बिल की जगह 50,000 का बिल दिया, जिस सरकार ने सड़कों पर नाम पर लोगों को गुमराह करके टोल प्लाजा लगाए, आज का ये प्रदर्शन उस गुंगी बैरी सरकार के खिलाफ है। आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर डीसी ऑफिस तक जाने का एक फैसला उठाया है ताकि हम वहां जाकर लोगों की जो आवाज है, जो लोगों ने अपने दुखड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को आके सुनाए हैं, वो उनके तक रखना चाहते हैं। रविंद्र रैना जी भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ, नितिन गडकरी जी से वहां पर मुलाकात। पिछले 1 महीने से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, नितिन गडकरी जी से मिल रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया है और जम्मू के लोग अभी स्मार्ट मीटर और सड़कों को लेकर रो रहे हैं। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, जिन 25 एमएलए को इन लोगों ने जिताकर भेजा था जम्मू के, आज उनमें से एक भी टोल के हक के लिए बाहर नहीं निकल रहा। हमें शर्म आती है कि वो जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कर जिन्होंने नौजवानों को गुमराह किया, जिन्होंने टोल के नाम पर और बिजली के नाम पर लोगों को गुमराह किया, आज वो लोग खुद अपने एसी वाले कमरों में बैठ के सोए हुए हैं और लोगों को अभी भी गुमराह करके बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाके बात करेंगे। यहाँ तो उनसे एलजी साहब से बात हो नहीं रही, अब जा रहे हैं दिल्ली जाके रायपुर सभा का समर्थन करेंगे टोल के मुद्दे पर। देखिए, ये लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। जहाँ जहाँ जो जिस चीज के लिए आवाज उठाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साला बशाना करेगा।
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।